नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परीक्षा अध्ययन 2.0 पर। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे 11 जनवरी 2023 को पेपर 2 का जो सेट था उसको डिस्कस करेंगे। इस सेट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को कि 11 जनवरी 2023 को सेकेंड पेपर में मैथ में किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक धनात्मक संख्या तथा एक ऋणात्मक संख्या का योग सदैव शून्य होता है। क्या बोला? सदैव शून्य होता है। अब देख सकते हैं सदैव शून्य होने का बात करता है। तो हमने एक ले ली धनात्मक संख्या, एक ले ली हमने ऋणात्मक संख्या और दोनों को ऐड किया तो आपको क्या मिला? शून्य मिला। तो देखिए सदैव शून्य बोला तो क्या सदैव शून्य हो सकता है? अगर मैं एक धनात्मक संख्या क्या ले लूँ, अब 3 ले लूँ और ऋणात्मक में क्या ले लूँ, 2 ले लूँ। अब दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? प्लस का 1 आ गया। यानी कि सदैव शून्य तो नहीं आ रहा है। यानी कि एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या को अगर जोड़ा जाएगा तो शून्य भी आ सकता है, धनात्मक संख्या भी आ सकती है और ऋणात्मक संख्या भी आ सकती है। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दो विषम संख्याओं का योग सदैव एक विषम संख्या होता है। तो लीजिए दो विषम संख्याएं ले लेते हैं हम। एक विषम संख्या 3 हो गई, दूसरी हमने क्या ले ली? 5 ले ली। दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 8 आया, जो कि एक विषम संख्या नहीं है। और इसने बोला क्या है कि सदैव विषम संख्या आती है, जबकि यहाँ पर क्या आती है? सदैव क्या आती है? सम संख्या आनी चाहिए थी। जब दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो सदैव सम संख्या आती है, ना कि विषम। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि दो सम संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होता है। तो ये बात सही है। जैसे कि एक संख्या हमने 2 ले ली, दूसरी हमने 4 ले ली, दोनों ही सम हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 6 मिलता है, जो कि एक सम संख्या ही है। तो अगर कभी भी दो सम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो एक सम संख्या ही मिलेगी। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आप जानते हैं, मैं आपको और बता दूं कि अगर आप सम को सम में जोड़ते हैं तो कितना मिलता है भाई? सम पहली और दूसरी सम तो क्या मिलती है? सम ही मिलेगी। जैसे दो दो को जोड़ा 4, अगर एक सम हो गई दूसरी विषम हो गई तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, जो कि विषम है। यानी एक सम और एक विषम को जोड़ेंगे तो विषम ही मिलेगा। इसका उल्टा भी कह सकते हैं, अगर विषम को सम में जोड़ेंगे तब भी क्या मिलेगा? विषम ही मिलेगा। चाहे विषम को विषम में जोड़ें तब भी विषम, या विषम को सम में जोड़ें तो भी विषम ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं दो विषम संख्याओं को ही ले लूं तो हमें क्या मिलेगा? एक सम संख्या। जैसे कि 3 और 5 को लिया तो उनको जोड़ने पर 8 मिला। 3 और 5 विषम है लेकिन उनको जोड़ने पर 8 मिला, जो कि एक सम संख्या है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या होगा? सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि चौथे स्टेटमेंट में कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अभाज्य संख्या होती है। तो मैंने एक संख्या ले ली 2, दूसरी मैंने अभाज्य संख्या ले ली, चलिए 5 ले लिया। अब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? कितना आया? 10 आया। तो क्या 10 एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। इसलिए चौथा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें तीसरा जो स्टेटमेंट वही सही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर, संख्याओं का आरोही क्रम क्या है। यानी यहाँ पर हमें संख्याओं का आरोही क्रम लिखने के लिए बोला गया है। तो पहले जो नंबर दिए हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप क्रम से करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप वैसे आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें वैसे, लेकिन जैसे कि 0.515 है, फिर दूसरे में है 0.5, 0.06, 0.52 और 0.053 इस प्रकार है। अब आप क्या करिए, दशमलव हटा करके इसके नीचे क्या करें, आप शून्य लगा लीजिए। तो अगर शून्य लगा लेंगे तो उससे थोड़ा आसानी आपको हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले वाले में दशमलव हटाया तो कितने आएंगे? नीचे 3 शून्य आएंगे। इसके बाद यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य आएगा। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 शून्य आएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। यहाँ पर आ जाएगा 52 में 2 अंक 2 जीरो आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर 53 को दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगे।
अब आप देखेंगे पहले वाले में 1000 है, तो सब में क्या करिए 1000 बना लीजिए। तो 1000 बनाने के लिए दूसरे में क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे ऊपर, तो 2 नीचे लगाया तो 2 ऊपर लगाया तो 2 नीचे लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर 1 जीरो की कमी है क्योंकि ये 200 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हमने क्या करा 1 जीरो लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा दिया तो नीचे यहाँ पर 1000 हो गया, यहाँ पर भी 1 जीरो लगा दी तो यहाँ पर भी 1000 हो गया। अब आप देख सकते हैं कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सी बड़ी होगी, यहाँ पर 515 500 है, फिर 60 है, फिर 520 है, 530 है, तो सबसे छोटी कौन सी हुई, तीसरे नंबर की हुई। कौन सी हुई, सबसे छोटी हो गई 60 वाली, तो सबसे छोटी हो गई 60 वाली, तो उसका वैल्यू आप देखेंगे कितना है 0.06 है। यानी सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए 0.06 से होनी चाहिए, जो कि चौथे विकल्प में दिख रहा है। तो चौथा विकल्प हम देख के पता चल गया कि और बाकी में किसी में 0.06 है ही नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आगे आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्जी हो चेक कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको समय बताने के लिए इसी प्रकार से करना होगा। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि वैल्यू ऑफ √0.000081। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना, तो मुझे लगता है इस प्रकार के सवाल आपने बहुत किए होंगे और बहुत ही आसानी से इसको आप कर भी लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिजिट दी हुई उसी का आप स्क्वायर रूट निकालिए। तो 81 है, 81 का कितना होता है 9 होता है, लेकिन यहाँ पर कितने अंक थे, दशमलव के बाद 6 अंक थे, तो वर्गमूल करोगे तो दशमलव के कितने अंक बाद आएगा 3 अंक बाद आ जाएगा। तो 1 जीरो और 1 जीरो यानी 2 जीरो बढ़ा लेंगे 9 के आगे, यानी 3 अंक बाद हो जाएगा। तो 0.09 क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, जो कि तीसरा विकल्प है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया कि इसका मान क्या होगा, तो ये सॉल्व करते हैं। अब 6 की घात -1 लिखा है, यानी -1 घात मतलब कि वो संख्या उल्टा, उसका उल्टा, तो यहाँ का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 1/6 आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो 1/7 आ जाएगा, और उसकी भी घात कितनी है -1 है। फिर दूसरे वाले में इसी प्रकार से 1/2 है, -1/3 हो जाएगा, उसकी भी घात -1, फिर भाग है निशान लगा हुआ है। उसके बाद इसको क्या करना है -6 की घात -1 है। अब आइए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो इधर 7 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी है -1 है। इसी प्रकार यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसकी पावर -1। अब भाग का निशान गुणे में बदलेगा तो पीछे वाली संख्या पलट जाएगी, यानी पलट करके क्या हो जाएगी 1/-6 जो है उसकी घात क्या हो जाएगी -6 की घात क्या हो जाएगी धनात्मक हो जाएगी, पलट जाएगी तो प्लस का 1 हो जाएगी इसकी घात। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी आ जाएगा 1/42, उसकी घात कितनी -1। यहाँ पर भी 1/6 आ जाएगा, इसकी भी घात -1, और यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा 6। अब -1 का मतलब उसका उल्टा, तो 1/42 का उल्टा क्या आ जाएगा 42, 1/6 का उल्टा 6, और 1/6 के गुणे में क्या है 1/6 के गुणे में -6 भी है। अब आपको फार्मूला मालूम ही है, जो रूल्स है वो क्या है बॉडमास का है, यानी सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी पहले क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो पहले हम गुणा करेंगे, पहले घटाएंगे नहीं, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 के कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और माइनस जोड़ के कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4 3 7, यानी कितना आया 78 आया, जो कि चौथे विकल्प में वही तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द HCF एंड LCM रिस्पेक्टिवली ऑफ एनी 2 नंबर्स। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से कुछ लिख रखा है, आप देख सकते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं किन्हीं 2 संख्याओं के क्रमशः HCF तथा LCM हो सकती हैं। तो आप जानते हैं कि जो LCM होता है, अगर किन्हीं भी 2 संख्याओं की बात करें तो उनमें जो LCM होता है वो क्या होता है HCF से सदैव क्या होता है बड़ा होता है, ऑलवेज सदैव बड़ा होता है। और जो LCM होता है वो HCF से हर बार क्या होगा डिविजिबल भी होगा। HCF से अगर आप LCM को भाग करेंगे तो पूर्णतः विभक्त भी हो जाता है, ये भी ऑलवेज होता है। अब पहला स्टेटमेंट यह कि HCF जो होता है वो
जो संख्याएं दो दी हुई हैं उनमें क्या होगा, छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होता है। HCF जो होता है, अगर किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF निकालेंगे तो उन दोनों संख्याओं में से जो छोटी वाली संख्या होगी या तो HCF उसके बराबर होगा या फिर HCF उससे छोटा होगा। और LCM की बात करें, LCM की बात करें तो LCM जो होता है, जो दी गई संख्याएं जिनके आप LCM निकालेंगे उनमें से बड़ी संख्या के बराबर होगा। LCM उनमें से बड़ी संख्या के बराबर होगा या फिर उन दोनों संख्याओं में बड़ी वाली संख्या से भी बड़ा होगा। तो दोनों में बड़ी जो संख्या होगी उससे के बराबर होगा या उससे बड़ा हो जाएगा। तो यही है। तो आपने देखा कि जो HCF होता है वो क्या होता है, जो HCF से क्या होता है, LCM सदैव डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो पहले वाले में क्या है, पहले आपको LCM लिखा हुआ मिलेगा, बाद में LCM मिलेगा। तो पहले HCF, तो HCF छोटा होता है किन्हीं दोनों संख्याओं में से। तो आप देखिए 21 और 372 है, यानी पहला तो हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन तीसरा क्या HCF बड़ा हो सकता है। HCF तो दोनों संख्याओं में से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर तीसरे विकल्प में इसने HCF को ही बड़ा कर दिया है, तो तीसरा विकल्प तो गया। इसी प्रकार चौथा विकल्प में भी HCF को बड़ा कर दिया, तो HCF बड़ा नहीं हो सकता है, बड़ा होगा LCM, तो दोनों विकल्प गए। अब दोनों बचे, पहले और दूसरे। ये एलिमिनेशन मेथड है एक प्रकार से, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। अब देखिए, अब हमको क्या बोला गया है कि जो LCM होता है वो HCF से सदैव क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो आइए डिवाइड करते हैं। पहला देखते हैं कितना है, 372 है। 372 कौन होगा, LCM होगा, और 21 क्या होगा, HCF होगा, क्योंकि छोटा होता है सदैव। अब डिवाइड करके देखेंगे, देखिए डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 3 सते 21 और यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12। अब देखेंगे कि 7 से 124 और 7 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। अब डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब कि ये पहला वाला विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो बचा कौन सा, दूसरा विकल्प, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब इसको आप चेक करें या नहीं चेक करें, यही आंसर होगा। 38 से अगर 342 को भाग करेंगे तो वो पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही एक आपका लॉजिक था कि अगर इस प्रकार का सब कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत क्या करेंगे, कौन सा हो सकता है। तो HCF सदैव छोटा होगा, LCM बड़ा होगा। उसके बाद HCF से LCM को भाग करके देख लीजिए, जिस विकल्प में भाग हो जा रहा होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 400 का 60%, 400 का कितना 60%, तो ये हो गया 60%। फिर 280 का K%, तो ये हो जाए 280 का K% बराबर है 296 के। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे और 4 छक्के 24 हो जाएगा, यानी आ गया 240। इधर सॉल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और भाग करेंगे तो 2.8 के आ जाएगा, क्योंकि 1 जीरो जीरो कट गया, 1 जीरो बचा था उसके भाग कर दिया, तो 28 का 2.8 हो गया, बराबर 296 आ गया। अब यहाँ पर 2.8 के ये हम घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब 28 से 56 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, लेकिन दशमलव था इसलिए क्या हो जाएगा, 1 जीरो भी लग जाएगा। तो के का मान कितना आ गया, 20 आ गया, जो कि दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, प्रश्नों का सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 7, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द सम ऑफ एंड वी गेट, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर्स दिए गए हैं, बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, इनको आपको जोड़ करके इसमें से क्या घटाने की बात कही गई है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को योग करना पड़ेगा, जो पहले 2 नंबर्स दिए उनको जोड़ना पड़ेगा और उसमें से इसको घटाना है। तो क्या करेंगे, आइए घटा लेते हैं। पहले तो इनका गुणा कर लेते हैं। पहले तो a+3 है और b-4 है, इनको गुणा ही कर लेते हैं अलग, ताकि पूरा मान पता चल जाए। तो a इनको गुणा करेंगे तो ab-4a हो जाएगा, और फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3b-12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला जो पद दिया था वो 4a-7ab दिया था, माइनस का 4b-15 दिया हुआ था। अब इसमें ऐड करना है, मतलब जोड़ना है क्या, a+3 इंटू b-3, b-4, जिसको हमने तोड़ करके ये बना लिया है। तो इसको लिख लेते हैं
AB माइनस 4A प्लस का 3B माइनस का 12, और इसमें से घटाना क्या है 12A माइनस का 9AB माइनस का 2। तो 12A जो प्लस का था, भाई देखिए 12A क्या था, प्लस का था, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकर लगेगा ना, क्योंकि घटाना है। तो 9A किसका था, माइनस का, तो वो भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और माइनस का 2 क्या था, माइनस का था, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह जो अंदर होंगे उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं, 4A से 4A कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा कितना, केवल 12A बचा, इसका माइनस का, तो ये हो गया। फिर AB यहाँ पर है एक, और एक AB यहाँ पर है, एक AB यहाँ पर है, तो 9AB और AB किसके हैं, देखिए आपके प्लस के हैं, तो 9AB एक AB मिला करके 10AB हो जाएगा, और 10AB में से 7AB घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3AB बचेगा, जो भी किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। इसके बाद बचा B वाला एक यहाँ पर है और B वाला एक यहाँ पर है, तो 3B में से 4B चला गया, तो माइनस का एक B बचा। अब आप देख सकते हैं, बाकी आप सॉल्व करना चाहे तो नहीं। अब माइनस का 5, माइनस का 12, माइनस 17 और 2 जुड़ जाएगा इसमें, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा विकल्प मिल रहा, तो तीसरे विकल्प में आपको मैच कर रहा है, तो तीसरा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक जैसे 4 पाइप 2 घंटे 15 मिनट में एक टैंक को भरते हैं, तो उसी प्रकार के 5 पाइप उस टैंक को भरने में कितना समय लगाएंगे। तो 4 पाइप थे भाई, 4 पाइप थे, तो कितना समय लगता था, ध्यान देखिएगा, तब लगता था 2 घंटा और 15 मिनट लगता था, 2 घंटा 15 मिनट। तो अब बताइए, तो हम यहाँ से क्या, हमें 5 पाइप अगर उसी प्रकार के 5 पाइप हों, जैसे 4 पाइप थे उसी प्रकार के 5 पाइप हों, तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, कम ही तो लगेगा। जब 4 पाइप थे तो 2 घंटे 15 मिनट भरते थे, अगर एक पाइप और उसमें आ गया, 5 हो गए उसी प्रकार के, तो समय और कम लगेगा। तो इसको 5 का निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 1 का निकालना पड़ेगा। तो 4 का 2 घंटा 15 मिनट। अब यहाँ पर चाहें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, मिनट में बदल सकते हैं, क्योंकि हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2 घंटे मतलब क्या हो जाएगा, 120 मिनट, और 15 मिनट और, यानी कितना हो जाएगा, 135 मिनट हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 135 मिनट। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 का निकालेंगे। तो अब आप बताइए, यहाँ पर भाग करेंगे कि गुणा करेंगे। बहुत से लोग क्या करेंगे, भाग करने में जुट जाएंगे। क्यों, क्योंकि 4 का इतना तो 1 का उससे कम होगा, ऐसा करके वो भाग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यही तो लॉजिक है यहाँ पर। अब आप देखिए, जब 4 पाइप भरते थे तब 135 मिनट लगता है, तो अगर अकेला पाइप भरेगा, एक पाइप भरेगा, तो बताइए कितना समय ज़्यादा लगेगा ना। जब 1 का निकालेंगे, अगर अकेला पाइप भरेगा उसी टैंक को, तो कितना लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। यानी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, ना कि भाग। यही चीज़ ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर बस। अब उसके बाद 5 का निकालेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, जब एक पाइप भरता है 135 गुणे 4 मिनट में, तो 5 पाइप होंगे तो फिर से कम समय लगने लगेगा। यानी 5 से क्या कर देंगे, अब डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सते 35 गुणे 4, यानी गुणा करेंगे तो 4 सते 28 और 4 दूनी 8 2 10, यानी 108 मिनट आया। 108 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 मिनट, तो 1 घंटा बन जाएगा पूरा पूरा। बचे कितने, बचे 48 मिनट। 110 मिनट में, सॉरी 108 मिनट में 1 घंटा 48 मिनट होते हैं। तो इसका हमारा जो होगा वो दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फोकस करना है, यहाँ पर 4 से आपको गुणा करना है, ना कि 4 से भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात कितना है, लड़के और लड़कियों, तो ये हो जाएगा बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। यानी यहाँ से अगर करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2x। अगर अलग अलग करना चाहे तो इसका आ जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, जब 3 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं और 3 नई लड़कियां कक्षा में प्रवेश करती हैं, तो मैं मान लेता हूँ क्या, ये 2x हो गया और ये हो गया क्या, 3x। अब 3 लड़के छोड़ देते हैं, तो लड़के कितने थे, 2x थे, 3 छोड़ दिए तो 3 को घटा दिया। 3 लड़कियों ने ज्वाइन कर लिया, प्रवेश कर लिया, तो 3 को इसमें जोड़ दिया। अब जो नया अनुपात बन करके तैयार हुआ वो 3/7 हो गया। तो अभी समीकरण को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 दूनी
14x और 7 त्रिक 21, इधर आएगा 3 त्रिक का 9x और ये 9 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्या मिलेगा, घटाएंगे तो ये 9x 14x घटेगा, 5x बचेगा, ये इधर जाएगा तो बचेगा 30, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। अब हमसे पूछा गया शुरू में कक्षा में कितनी लड़कियाँ थी, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, ये तो बॉयज टू एक्स हो गया, लड़कियों की संख्या कितनी है 3x है पहले वाले अनुपात के अनुसार, तो 3x थी, x का मान कितना है 6 आया, तो ये आ जाएगा 6 त्रिक 18, जो कि चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, सॉरी x माइनस 1/x का। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसको चाहे तो पूरा सॉल्व करें या शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। तो पहले फुल सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो x की घात 4 प्लस 1/x4 बराबर दिया हुआ 727। तो क्या करें, अगर दोनों साइड 2 जोड़ दें, दोनों साइड 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अगर इधर मैंने +2 कर दिया और इधर भी मैंने +2 कर दिया, तो इधर +2 किया तो ये फार्मूला बन जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और इधर हो जाएगा 729। अब यहाँ पर स्क्वायर जाएगा, तो अब इसकी बात करें केवल x² बटा प्लस x², ये हो जाएगा कितना 27 का। अब एक बार और करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे 2 घटा देंगे, अगर इधर 2 घटा दिया इधर भी 2 घटा दिया, तो ये फार्मूला बनेगा आपकी बार x माइनस 1/x, और यहाँ पर बचेगा 25। तो 25 बचेगा, तो 25 x माइनस 1/x इक्वल टू कितना 25 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डाइड करना चाहें, भाई x4 प्लस 1/x4 का मान दे रखा है और उसने x माइनस 1/x का मान पूछा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, एक बार 2 जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो 729 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे इसका वर्गमूल कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 27। और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का ज्ञात करना है ना भाई, x माइनस 1/x, यहाँ पर हमें किसका ज्ञात करना, माइनस का ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे आपकी पहले जोड़ेंगे, बाद में क्या करेंगे 2 घटाएंगे और फिर क्या करेंगे उसका भी वर्गमूल कर देंगे। तो कितना आया 25 और उसका कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो एक बार जोड़ेंगे वर्गमूल करेंगे, दोबारा घटाएंगे और वर्गमूल करेंगे, इस प्रकार भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल्स आए 30 डिग्री 40 डिग्री एंड 110 डिग्री, यानी 30 40 और 110 अंश के कोणों वाले कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो क्या बनेगा, उससे एक ही त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो इसका पहला विकल्प ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC था, त्रिभुज PQR में AB 3.5, तो पहला वाला त्रिभुज कौन सा है, ABC मैंने मान लिया अगर, तो ये हो गया ABC। इसमें AB आपको दिया हुआ है 3.1 और AC आपको दिया हुआ है 4.5 दिया हुआ है। उसके बाद आपको BAC का मान भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है BAC, देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है, तो BAC हमने यहाँ पर आपको 60 दर्शा दिया आपके लिए। अब आप देखते हैं दूसरा वाला त्रिभुज जो है PQR है, लेकिन उसको इस प्रकार से सेटअप करेंगे जैसे कि ABC है, ताकि हम दोनों का कंपैरिजन कर सकें। अब यहाँ पर देखिए ये साइड वाली हमने AB वाली भुजा कितनी है 3.1 है, तो दूसरे वाले में आप देखेंगे कि PR भी कितनी है, अगर त्रिभुज PQR लें तो उसमें PR जो है वो भी 3.1 है। तो 3.1 है तो उसको इधर की ओर ही दर्शा लें, दूसरी तरफ ना माने, जिधर AB में है उधर ही PQR भी मान लें, तो क्या हो जाएगा। अब आप देखते हैं यहाँ पर R वाला कितना 60 डिग्री है, PRQ कितना है 60 डिग्री है, तो इस AB में A वाला 60 डिग्री था तो इसको ऊपर लिया था, A वाला बिंदु ऊपर लिया। अब इसमें देखा कि PRQ में R वाला 60 डिग्री है, तो क्या करेंगे इसको भी हम क्या करेंगे ऊपर ले लेंगे, यानी R वाला बिंदु कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा PRQ। अब बचा R और RP, आप देखेंगे कि PR कितना है, PR हमारे पास 3.1 है, तो PR को आप क्या ले सकते हैं RP भी तो ले सकते हैं, बात तो इतनी होगी कि दूरी तो कम नहीं हो जाएगी, भुजा की लंबाई तो कम होगी नहीं, तो इसको P नीचे कर लिया और R ऊपर कर लिया। अब ये भी कितना हो गया,
अब हम पी आर ऊपर भी सकते, पी ऊपर आर नीचे कर सकते थे, लेकिन उससे क्या होता कि कोण बदल जाते। जैसा ए में ए बी सी त्रिभुज में है उसी प्रकार से हम पी क्यू आर त्रिभुज में कर रहे हैं, ताकि हम आसानी से तुलना कर सकें। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा अब पी आर हो गया, तो इधर कौन बचेगा, क्यों बचेगा। अब आप देखेंगे कि दूसरा वाला क्यू आर कितना है, क्यू आर हमारे पास 4.5 है। तो ये हमने नोट कर लिया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ सिमिलर हो गया। तो ए वाला बिंदु जो होगा आर के साथ चला जाएगा, जो बी वाला होगा वो पी के साथ चला जाएगा, और जो सी वाला होगा वो किसके साथ चला जाएगा, क्यू के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो आर पी क्यू वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, जो कि आपको दूसरे विकल्प में दिख रहा है। तो दूसरा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। या आप अगर बहुत ज़्यादा जल्दी करना चाहें तो जैसे इसमें क्या है, ए वाला 60 अंश है और इसमें आर वाला 60 अंश है, तो ए वाला बिंदु किससे होगा, आर वाले से मैच करेगा। फिर आप देखेंगे कि ए बी 3.1 है और पी आर 3.1 है, तो 60 किस में बन रहा है, तो वो देख लेंगे। इस प्रकार से अगर जल्दी करना चाहे तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को बिंदु डी तक, तो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज मान लिया, ए बी सी की भुजा बी सी को बिंदु डी तक लिया, तो ये हो गया ए बी और ये सी मान लिया। अब आप देखेंगे कि बी सी को कहाँ तक बढ़ाया, डी तक बढ़ा दिया, और सी ए को कहाँ बढ़ा दिया, ई तक बढ़ा दिया। यदि बी ए सी, बी ए ई यानी ये वाला कोण कितना दे रखा है, 115 डिग्री दे रखा है, तथा ए सी डी ये बाहर वाला कोण, ये उन्होंने 104 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 104 डिग्री दे रखा है। अब 104 डिग्री दे रखा है, तो दोनों कोणों ए बी सी और बी ए सी में कौन बड़ा है, ये हमें बताना है कि ए बी सी और बी ए सी में कौन बड़ा है और कितना बड़ा है, यानी कौन बड़ा है और कितना अंतर, ये बताना है। तो आइए देखते हैं। तो आप पहले तो देख लीजिए, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कौन सी रेखा बन रही है, ये सीधी रेखा बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर ये सीधी रेखा बन रही है तो दोनों को मिलाकर के 180 अंश कोण बनाएगी, क्योंकि सीधी जो रेखा जो होती है सीधी रेखा वो 180 अंश का कोण बनाती है। तो 115 ये हो गया, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 65। कितना बचेगा, अंदर की ओर बचेगा 65। अब आप जानते हैं कि जो सुदूर स्थित बाह्य कोण होता है वो सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर कोण की बात करें तो कोण बी ए सी एक ये हो गया। भाई अगर ये 104 है तो 104 वाले कोण के दूर स्थित कौन से कोण है, एक ऊपर की ओर जो 65 डिग्री है और एक जो बी है ये वाला हो गया। ये दोनों 104 के दूर स्थित अंतः कोण है। तो दूर स्थित अंतः कोणों का योग सुदूर स्थित बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर बी ए सी क्या हो गया, ऊपर वाला ए कोण हो गया। फिर ए बी सी की बात करें तो वो ए बी सी हो गया, और दोनों जो होंगे वो 104 के बराबर होंगे, क्योंकि बाह्य कोण के बराबर होंगे, आंतरिक योग कोणों का योग होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि बी ए सी आपको 65 डिग्री दिया हुआ है और ए बी सी मालूम है नहीं, तो यहाँ से हमने क्या करा, ए बी सी फाइंड कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब ए बी सी फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर ये 35 हो जाएगा और 35 4 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यानी कि ए बी सी 39 डिग्री आया, और जो बी ए सी था वो कितना आया, बी ए सी आपने पहले ही निकाला था जो कि 65 आया था, और इसको निकाला आपने कितना आया, 39 आया। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आया, ये आ गया 26। कितने अंश का आ गया, 26 आ गया। तो कौन बड़ा है, बी ए सी 65 था वो बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, 26 बड़ा हो गया। तो तीसरा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको घटा करके केवल आंसर निकालना है, जैसे आप कर पाएँ उस तरीके अपने तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3-4 सेंटीमीटर हैं। तो एक 3 सेंटीमीटर हो गई, दूसरी 4 सेंटीमीटर हो गई, और तीसरी उन्होंने x+1 सेंटीमीटर मानी है। तो ये मैंने नोट कर लिया। अब कह रहा है जहाँ x एक पूर्णांक है तो x मान ले सकता है, यानी x का मान क्या हो सकता है,
तो आप जानते हैं त्रिभुज में कि किन्हीं दो भुजाओं को अगर जोड़ा जाता है तो वो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें एक भुजा 3 है और दूसरी भुजा 4 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीसरी भुजा कौन है, x+1 है, इससे बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ तो 7 आ गया और इधर आया x+1। अब आप बताइए कि x का मान क्या हो सकता है। x का मान 0 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, यानी 0 से लेकर के अगर हम कितना रखें, 5 तक रख लें तो क्या होगा, ये क्या होगा, x+1 7 से छोटा होगा। भाई अगर x की जगह पर मैं 5 भी रख लेता हूँ तो इनको दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 6 आता है, और जो 6 आएगा वो क्या होगा, 7 से छोटा ही होगा। यानी 0 से लेकर के x का मान हम 5 तक रखेंगे तब जो ये त्रिभुज के निर्माण की जो नियम है या वो इसका पालन हो जाएगा। तो ये x का मान क्या हो जाएगा, जो x का मान होगा वो 0 से 5 तक संभव है। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है, जो तीसरा विकल्प है इसमें 1 से 5, 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चतुर्भुज के कोण, यहाँ पर एक चतुर्भुज मैंने बना रखा हुआ है और उसके सभी कोण उन्होंने दे रखे हैं। एक 3 दे रखा तो इसको मैंने क्या मान लिया, 3x मान लिया। दूसरा मैंने 5x मान लिया, इसको 4x मान लिया और इसको 6x मान लिया। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग है। तो क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 3 5 8 4 12 6 कितना हो जाएगा, 18, यानी आ गया, सभी कोणों को जोड़ने पर 18x आ गया। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 18 दूना 36, यानी आ गया 20 अंश। अब कह रहा है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोणों का योग, तो सबसे छोटा कोण 3 है और सबसे बड़ा कोण 6 है। तो सबसे छोटा कोण जो है वो 3x है, तो उसका मान 3 गुणे x का मान 20 आया तो 20 रखेंगे तो सबसे छोटा कोण 60 अंश का हो जाएगा। सबसे बड़ा कोण 6x है, तो 6 गुणे x का मान 20 आया, उसको पुट करेंगे तो 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। और दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 180 अंश, यानी कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 180 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक हाल की लंबाई 60 मीटर है। तो मैंने यहाँ पर फिगर ड्रा कर रखा है। लंबाई कितनी है, 60 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, वो हमारे पास 32 मीटर दी हुई है। और जो ऊंचाई दी हो कितना दे रखी है, वो 8 मीटर दे रखी है। तो उसने कहा कि उसकी एक लंबी दीवार का क्षेत्रफल। अब यहाँ से अगर हम ड्रा करना चाहें फिगर तो क्या होगा, लंबाई के सामने लंबाई हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद अगर हम ड्रा करें तो ऐसे ड्रा होगा जी, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से ड्रा हो जाएगा। तो उसने बोला कि उसकी एक लंबी दीवार, तो लंबी दीवार किधर होगी, या तो आगे की ओर होगी, लंबाई इधर होगी, उसकी लंबी दीवार सबसे उधर ही होगी। तो लंबाई 60 मीटर आगे की ओर है, तो इसके आगे की ओर जो दीवार होगी वो सबसे लंबी होगी, या उसके सीधे अपोजिट दिशा में जो उसके पीछे की ओर होगी वो उसकी भी लंबाई 60 मीटर ही होगी, क्योंकि इस आमने सामने की दोनों की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। और इसके इस साइड में और इस साइड में जो होगी वो क्या होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी। तो चौड़ी दीवार को के लिए उसने पूछा नहीं, उसने पूछा कि सबसे लंबी दीवार। तो सबसे लंबी दीवार जो आगे होगी या तो पीछे होगी, लेकिन उनमें से एक की बतानी है क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो एक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हमें क्या है 32 मीटर की जो चौड़ाई है उसको लेने की ज़रूरत है ही नहीं। हमारी ये हो जाएगी लंबाई और ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ऊंचाई, और यही ऊंचाई क्या हो जाएगी, सिंगल दीवार के लिए चौड़ाई का काम कर जाएगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो जो एक दीवार का जो क्षेत्रफल एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 60 मीटर तो लंबाई हो गई और 8 मीटर क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो 8 छंग कितना हो जाएगा, 48, यानी कितना है 480 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 480 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि तीसरे विकल्प में तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक का पूछा था, इसलिए मैंने एक का निकाला। पूरा पूछा होता तो पूरे का निकालना पड़ता, लेकिन पूरे का इसने पूछा नहीं है। तो बहुत लोग पूरे का निकाल देंगे तो ये गलत हो जाएगा। केवल हमें एक सबसे लंबी दीवार का क्षेत्रफल बताना है, चाहे आगे का निकाल लें
चाहे उसके पीछे का निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक बेलन जिसके आधार का व्यास, अब व्यास हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो अगर यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास की आधी हो जाएगी यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि अब ऊंचाई जो उन्होंने दे रखी कि ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 7/8 है, यानी कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का कितना है 7/8 भाग के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में भी हमने संबंध निकाल लिया है। अब उसने आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, जो आयतन होता है V बराबर पाई r² h होता है। तो पाई का मान 22/7 रखना है जो कि प्रश्न में दिया गया है, उसको रख लिया। त्रिज्या हमारे पास 4² थी, तो त्रिज्या हमारी 4 थी तो स्क्वायर था, तो 2 बार 4 × 4 हो गया। ऊंचाई की जगह पर कितना हो जाएगा 7/8, और ऊंचाई कितनी थी 7/8 r थी, तो r का मान कितना आया 4 आया, तो 4 रख लिया। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 4 से 8 कटेगा 2 बार में जाएगा, और 2 से 4 कटेगा तो 2 बार में जाएगा। इसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, 7 से 7 कट गया, अब बचा कितना 22 बचा, और ये बचा 4 दूनी 8। अब इसको गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, यानी 176 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा इसका आयतन हो जाएगा। तो जो इसका दूसरा विकल्प है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको फार्मूला आता है तो बहुत आसानी से इसको आप कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक घन के सभी फलकों पर 3 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का खर्च 1152 रुपये आता है। इसकी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है। आइए देखते हैं। आप देखेंगे हमारे पास घन बना हुआ है। घन जो होता है वो वर्गाकार सतहों से मिलकर के बना होता है, यानी घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो तीनों चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और घन में कितने फलक होते हैं, पूरे 6 होते हैं। एक फलक का क्षेत्रफल a² होता है, कितना होता है, एक फलक का क्षेत्रफल a² होता है। इसी प्रकार क्या होंगे इसकी 6 फलक का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, a² होगा। तो 6 का निकालने के लिए 6 से क्या कर देंगे गुणा। अब 6 से गुणा कर देंगे तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6a² हो जाएगा। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इसको 3 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करना है, तो कुल क्षेत्रफल का अगर 3 से गुणा करेंगे तो कुल खर्चा निकल करके आ जाएगा कि कितना खर्च लगा। ये तो हमारा खर्च हो गया जो हमने निकाला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में खर्च दे रखा है कि कितना खर्च आया है, जो कि आया है 1152 रुपये। तो ये भी खर्च है। जब 3 से 6a² को गुणा किया तब भी टोटल खर्च आएगा, लेकिन खर्च उन्होंने 1152 रुपये दे दिया है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 × 9, 3 × 8 24, 3 × 4 12, यानी 6a² = आ गया 384। अब 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 × 36 और 6 × 4 24, 64 आया। तो यहाँ से a का मान निकालने पर कितना आ गया, a² = 64, तो a बराबर 8 हो जाएगा। उसकी भुजा पूछी थी तो भुजा कितनी आ गई 8 आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो इसका तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संख्याओं 10 8 2 7 3 8 5 1 का माध्यक के है। तो माध्यक मतलब इसकी माध्यिका मीडियन निकालना है। तो पहले इसका मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो आरोही क्रम में लिखें दिए गए आंकड़ों को, या अवरोही क्रम में लिखें। तो किसी एक में हम लिख लेते हैं। आइए तो मैं आरोही में लिख लेता हूँ। तो 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 1 3 1 2 3, और उसके बाद 5 हो गया, फिर 7 हो गया, उसके बाद 8 जो है वो 2 बार रिपीट है, 8 हो गया, इसके बाद आ गया 10। तो यहाँ पर माध्यिका आप क्या इसके निकालते हैं, माध्यिका जो होती है वो बीच के पद होता है, जो बीच वाला पद होता है वही क्या होता है, माध्यिका हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर हमारे पास कितने पद हैं टोटल, n बराबर 8 हैं। तो माध्यिका कहाँ होगी, इन दोनों 5 और 7 के बीच में होगी। कहीं 5 और 7 के बीच में होगी तो माध्यिका क्या करेंगे, चौथा ऑब्जर्वेशन और 5वां ऑब्जर्वेशन दोनों को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग करेंगे।
तो ये आ जाएगा 7 5 12/2, यानी कितना आया 6 आ गया। तो यही क्या हो गया, इन दिए गए आंकड़ों का माध्यक हो गया। और इसको उन्होंने के से दिखाया था, तो 6 का के का मान कितना आ गया 6 आ गया, के का मान आ गया 6। अब के का मान 6 आ गया, लेकिन यदि संख्या 10 को संख्या 1 से प्रतिस्थापित किया जाए तो नया माध्यक आर है। अब अगर नई माध्यक या माध्यिका निकालेंगे मीडियन, तो आर उन्होंने मान रखा है, तो क्या करेंगे, अब नया आंकड़ा क्या होगा भाई 1 हो गया, लेकिन 10 के स्थान पर उन्होंने क्या रख दिया 1 रख दिया। तो 1 रख दिया तो ये कहाँ पर आएगा, ये घूम करके आगे आने लगेगा। अगर क्रम से लिखेंगे आरोही क्रम में तो दूसरा 1 हो जाएगा, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 5, 7, 8 और 8। अब देखेंगे माध्यक क्या होगा, अगर अब मीडियन निकालेंगे तो कितना होगा, फिर वही आगे से 3 छोड़ेंगे, पीछे से 3 छोड़ देंगे, तो बीच में कौन सा बचा, चौथा ऑब्जर्वेशन और पांचवा ऑब्जर्वेशन। तो चौथा ऑब्जर्वेशन 3 आया, पांचवा ऑब्जर्वेशन 5 आया। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 8/2, यानी कि 4 आ गया। यानी कि 4 आया जो उस माध्यक, तो उसको उन्होंने क्या मान रखा है 4 मान रखा है। यानी दूसरी बार जब आंकड़ा हमने लिखा तो उसका माध्यक 4 आया और पहली बार में 6 आया था। अब उसने कहा कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है k-r। तो k का मान 6 आया, r का मान 4 आया, दोनों का डिफरेंस कितने का आया 2 का आया। तो इसका आंसर जो हो गया विकल्प 4 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप माध्यिका निकाल सकते। एक बार और मैं बता दूं कि माध्यिका में अगर आगे या पीछे के पद कम भी हो जाएंगे तब भी माध्यिका जितनी पहली थी उतनी ही होती रहेगी। अगर दोनों साइड से बराबर पद घटते रहेंगे तो भी माध्यिका पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार कभी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एन इंटीजर इज चूजन फ्रॉम इंटीजर्स 1 to 100 एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाई 7। 1 से 100 तक के पूर्णांकों में से एक पूर्णांक यादृच्छिक रूप से चुना गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो बताइए, हम पहले ये निकाल लेते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित होंगी। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो बड़ा नंबर है 100, 1 से 100 तक तो कितनी संख्या टोटल 100 हो गई। तो 100 को क्या करेंगे, बड़े नंबर को हम 7 से डिवाइड कर देंगे जो पूर्णतया जाता है। तो 7 एकम 7 और यहाँ 3 बचेगा, तो 7 चौको 28, यानी कितना आ गया 14 बार पूरा गया और शेष कितना बच गया 2 बच गया। यानी कि 1 से 100 तक जाएंगे तो 7 से विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्याएं 14 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाएंगी। तो उसने बोला कि 7 से नहीं विभाजित होंगी, तो 7 से कौन नहीं विभाजित होंगी भाई, टोटल प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी 100 बटे टोटल जो आंकड़े वो नीचे हो जाएंगे कुल मान और संभावित मान ऊपर हो जाएंगे। तो 14 मान तो ऐसे हो जाएंगे, 14 संख्याएं तो ऐसी हो जाएंगी जो 7 से डिवाइड होंगी, इसलिए उन्हें हमें छोड़ना होगा, क्योंकि प्रश्न ने पूछा कि ऐसी कितनी संख्या हैं जो 7 से विभाजित नहीं होंगी, उनकी क्या प्रायिकता होगी। तो अब 14 को 100 में से घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 86 आ जाएगा। यानी 86 ऐसी संख्याएं होंगी, 100 में से 86 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से डिवाइड नहीं होंगी। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 86 बटे 100। इसको काट देंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, यहाँ पर काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इसका विकल्प जो चौथा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर इसने पूछा होता कि 7 से विभाजित होने वाली प्रायिकता क्या है तो कितना आता, तो हम लिखते कि 14 बटे 100, क्योंकि 14 संख्या ऐसी थी जो कि 7 से पूर्णतः विभक्त होती। तब प्रोबेबिलिटी की बात करते तो 2 से काटते तो 7 बटे कितना आता, 7 बटे 50 आता। और आप देख सकते कि तीसरे विकल्प में 7 बटे 50 भी दिया हुआ है। थोड़ी सी गलती होने पर तुरंत आपका नंबर चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो भी प्रश्न आपने किए हुए हैं हमारे साथ मिल करके, ये सभी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो मैं उस क्वेश्चन को अगले सेशन में जब लूँगा तो उसके साथ ही सॉल्व करवाता चला जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा परिवार और बड़ा हो सके। इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।